हेलो फ्रेंड्स। बदले की आग, तीन औरतें तीन कहानियाँ। मेरा नाम हुस्ना था मगर वो मुझको हुस्न शहजादी कहता था। मेरे वालिदैन और अयान के माँ बाप बरसों से हम दीवार थे। बचपन से हम बच्चों का आना जाना लगा रहता था। मैं बड़ी हो गई तो रोक टोक होने लगी। वालिद साहब ने हम बहनों पर हमसायों के घरों पर जाने पर पाबंदी लगा दी। इन दिनों पर्दे की बहुत पासदारी की जाती थी मगर अयान के घर जाने की आदत सी पड़ गई थी। इसकी बहन मेरी बहन की और इसकी भाभी मेरी भाभी की सहेलियां थीं। ताहम मेरी दोस्ती सिर्फ अयान से थी। बचपन की दोस्ती को इंसान नहीं भुला सकता। जब दिनों आयान को देखे गुजर जाते तो मैं अपने बड़े होने को कोसती, सोचती है काश के बचपन के दिन ही हमेशा को ठहर जाते। उधर वो भी मेरी कमी को शिद्दत से महसूस करता था। उन दिनों में 8वीं और वो मैट्रिक में था, जब बाबा जान की सख्त गिरी की वजह से हम मिलने से रह जाते। मानी हुई बात है, जब पाबंदियां लग जाती हैं वहाँ जोश व जुनून भी बढ़ जाता है। अब हम दोनों के पास इसके सिवा चारा ना था कि अपनी छतों से ताका झांकी करके एक दूसरे का दीदार कर लें। कुछ मुद्दत तो ये सिलसिला चला। एक रोज अयान की बड़ी बहन शीरी बाजी ने जीने से छत पर आते हुए अपने भाई को मेरे साथ इशारों इशारों में बातें करते देख लिया। इसने अभी अपनी भाभी जान बीबी से ये बात जान लगाई। ये वो जमाना था कि पड़ोस की बच्चियों का अपनी बच्चियों से बढ़कर ख्याल किया जाता था। अयान की भाभी ने अपने शौहर को आगाह किया कि छोटे भाई की खबर लो, ऐसा ना हो कि कल कला बातों का कुछ और मतलब निकल आए। वो बोले ये लड़का समझाने से भी हेरा फेरी से बाज ना आया तो क्या करेंगे। जमाना बदल रहा है, ऐसा करो कि सुहेल साहब के वहाँ जाकर इनकी बीवी से बात करो, वो राजी हो तो रिश्ता पक्का कर लेंगे। मंगनी हो जाएगी तो बदनामी का आधा खतरा टल जाएगा। मेरे वालिदैन ने भी बात निकल जाने के खौफ से हामी भर ली। गर्चा तब मेरी उम्र 13-14 बरस थी, मगर यही बाली उम्र या मेरे वालिदैन के लिए किसी बड़े खतरे का सबब बन गई थी। मंगनी के बाद हम दोनों बहुत खुश थे। हमारे घर वालों ने भी सुख का सांस लिया। अच्छे दिनों की उम्मीद में हम दोनों के ये दिन हंसी खुशी गुजर गए। अयान का एफए का रिजल्ट आ गया। वो अच्छे नंबरों से पास था। उसकी छुट्टियां आते ही बाबा जान और अयान के भाईजान ने हमारी शादी की तारीख तय कर दी। शादी को एक माह बाकी था कि बदकिस्मती से अयान के बड़े भाई का इंतकाल हो गया। उनके वालिदैन अयान के बचपन में वफात पा गए थे। भाभी और भाई ने भी इसको बाद में पाला पोसा और परवान चढ़ाया। यूं हमारी शादी मुलतवी कर दी गई। अयान ने फैसला किया कि वो अभी शादी ना करेगा क्योंकि इसकी 4 भतीजियां यतीम हो गई हैं। इसने अपनी भाभी से कहा, आपने माँ और भाईजान ने मुझको बाप बनकर पाला था, तो कैसे मैं शादी करके अपना घर बसा लूं और आप लोगों को बेयारो मददगार छोड़ दूं। शादी के बाद जाने हालात कैसे हों। इसकी भाभी ने बहुत समझाया, वो ना माना और कह दिया कि आप हुस्ना के घर वालों को मना कर दें, या तो वो कुछ वक्त और इंतज़ार कर लें या फिर अपनी बेटी की जहाँ चाहे शादी कर दें। ये बात मेरे वालिदैन को बुरी लगी और इन्होंने झटपट जो रिश्ता आया मेरी शादी कर दी और मैं रोती धोती ब्याह कर अपने घर चली गई। शादी के बाद मेरे शौहर का तबादला कराची से हैदराबाद हो गया और मैं मैके से दूर हो गई। फिर जब बाल बच्चों में पड़ गई, मैके के अड़ोस पड़ोस की भी सुनगुन ना रही। वालदा की वफात के बाद मैके जाना बहुत कम कर दिया था। इन्हीं दिनों भाभी कराची से एक रोज़ मिलने हैदराबाद आईं। इनकी ज़बानी ये सुनकर हैरत ज़दा रह गई कि अयान की भतीजी जान बानो का इंतकाल हो गया है, उसको किसी ने कत्ल कर दिया है। ये खबर दिल दहला देने वाली थी। बानो की सूरत मेरी आंखों में फिर गई। आह, वो तो बला की हसीन बच्ची थी। वो वाकई इतनी हसीन और प्यारी बच्ची थी कि घर भर की ही नहीं, अपने चचा अयान की भी जान थी। वो सबसे ज़्यादा अपनी इसी भतीजी से प्यार करता था। अयान की भाभी को लड़कियों की फिक्र थी कि इनके बढ़ने में देर नहीं लगती। देखते देखते चारों ने कद निकाल लिए। जान दूसरे नंबर की थी मगर सरो कद इसका रिश्ता अपनी खूबसूरती के सबब पहले आ गया। माँ ने मना कर दिया कि पहले बड़ी का करूंगी, मगर जो रिश्ता आता वो जान बानो को मांग लेते। तभी भाभी ने सोचा इसका पहले कर दूं वरना और बैठी रह जाएंगी। सो उन्होंने देवर से सलाह की। कहा इसने, ठीक है भाभी, आप जो रिश्ता आए तो बानो के लिए हाँ कर देना। इस बार एक अच्छे और खाते पीते घराने से रिश्ता आ गया। वो खातून अपने बड़े बेटे के लिए लड़की देखने आई थी। जब जान बानो पर नजर पड़ी, उसकी सूरत आंखों में खप गई। सौतेले बेटे के लिए रिश्ता लेने आई थी मगर अपने सगे बेटे का रिश्ता लेने की नियत कर ली कि ऐसी मोहनी सूरत वाली फिर कहाँ मिलेगी। इसने सोचा बड़े के लिए कहीं और देख लूंगी। यूं पहले छोटे बेटे की शादी का एहतमाम कर डाला। इस बात का रंज इसके बड़े बेटे तारिक को पहुंचा मगर वो खामोश रहा। जान बानो तारिक के बजाय खालिद की दुल्हन बनकर उनके घर आ गई थी। शादी के दिन जान बानो महज 16 बरस की थी और उसका दुल्हा 22 का, जबकि जेठ तारिक 28 बरस का था।
शादी के दिन जान बानो दुल्हन बनकर इतनी हसीन लग रही थी कि इस पर निगाह नहीं टिकती थी। महल्ले की औरतें कह रही थी कि ये कोई हूर है जो आसमान से उतरकर जमीन पर आ गई है। दस्तूर के मुताबिक जेठ दुल्हन को पहली बार देखने आया। जब इसने उसको देखा सख्ते में आ गया। इसकी नजरें दुल्हन के चेहरे पर टिक गईं और नजर हटाने की ताब न रही। दुल्हन ने इससे तोहफा लेकर शुक्रिया को निगाह ऊपर की तो जेठ की निगाहों में ऐसी हसरत की झलक देखी कि लरस कर रह गई। न जाने क्यों इसको इन वीरान आंखों में वहशत नजर आई। तभी शौहर के घर में पहले ही दिन से वो खौफ के साए में जीने लगी। एक दिन इसने अपनी माँ से जिक्र किया वो ससुराल में बहुत बेआरामी महसूस करती है। माँ ने सबब पूछा, कहने लगी, ना जाने क्यों माँ मुझको अपने जेठ से खौफ आता है। वो जब घर आता है मैं चाहती हूँ वो ना आए। उसका वजूद मेरे लिए वहशतनाक होता है क्योंकि मुझको देखकर इसकी आंखों में अजब तरह का तासुर उभर आता है। माँ ने इसकी बात को कुछ ज़्यादा अहमियत ना दी। सोचा कि अभी कम उम्र है, ना जाने क्या सोचती है। वो जब मैके आती ससुराल जाने को उसका जी ना करता था। जान बानो की शादी को बमुश्किल 2 माह गुजरे थे कि एक सुबह सास ने कहा, दुल्हन आज मैं बड़ी बेटी के घर जा रही हूँ, शाम तक लौटूंगी, तुम घर का ख्याल रखना और खाना भी तैयार कर देना। तन्हा घर में रहने के खौफ से उसका जी बैठ गया। बोली, खाला जान आप मुझको भी साथ ले चलिए, तुम घर ही रहो, तारिक और खालिद आएंगे, उनको खाना कौन देगा। वो सास का हुक्म मानने पर मजबूर थी। सास को घर से गए 1 घंटा गुजरा था कि दस्तक हुई। जान बानो का दिल धक से करने लगा। वो दरवाजे के पास गई मगर जवाब ना आया। तभी दूसरी बार इतने जोर की दस्तक हुई कि उसने घबराकर कुंडी खोल दी। जिसको देखकर वो सहम जाती थी वो आ गया था। जल्द ही जान बानो को एहसास हो गया कि वो जेठ का रास्ता रोके खड़ी है। तभी वो सामने से हट गई और तेजी से कमरे में चली गई। इसके कानों ने कदमों की चाप को वॉशरूम की जानिब जाते सुना। तारिक हाथ मुंह धोकर निकला तो इसने बावर्ची खाने में झांका। जान बानो वहाँ नहीं थी। उसने आवाज़ दी, जान बानो कहाँ छुप गई हो, खाना दो, भूख लगी है। वो इसकी आवाज़ सुन रही थी मगर उठ नहीं रही थी, जिस्म में जैसे जान ना हो। तभी कदमों की आवाज़ इसके कमरे की तरफ बढ़ती सुनाई दी। खाना नहीं दोगी क्या? क्या अभी तक पकाया नहीं है? ये कहते हुए वो कमरे में चिल्ला आया। पका हुआ है, बस रोटी डालनी है, उसने नजरें मिलाए बगैर जवाब दिया। तभी नज़र दीवार पर लगी अपने वलीमे की तस्वीर की जानिब उठ गई जिसमें वो उरूसी जोड़े में अपने दुल्हा के साथ बैठी मुस्कुरा रही थी। वो डर के मारे तारिक की जानिब नहीं देख रही थी क्योंकि आज बैरूनी दरवाजे से आते हुए वो इसको फैसला कुन नज़रों से देख रहा था। वो गहरी खामोशी से इसकी तरफ बढ़ने लगा। जान बानो अपनी जगह सिमटने लगी। तभी अचानक तारिक ने इसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ इसको खींचा। चीख इसके मुंह से निकल गई। उसने झटके से हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो कलाई में पड़ी सोने की चूड़ियां भी चीख उठी। नाजुक सी लड़की अपने कोमल कोमल हाथों से उसको खुद से परे करने की कोशिश करते हुए दरवाजे तक आ गई। जब देखा कि वो अपनी कमज़ोर मुदाफ़तों से इस तूफान का मुकाबला नहीं कर सकती तो सहमी हुई चुड़िया सी जख्मी शेरनी बन गई और चिल्लाकर बोली, तारिक भाई शर्म करो, हट जाओ सामने से वरना जान दे दूंगी। अच्छा, सब यूं ही कहते हैं मगर जान देना आसान नहीं। उसने जेब से चाकू निकालकर कहा, माँ मेरा रिश्ता तेरे लिए लेने आई थी और ब्याह दिया उसने तुमको मेरे लाडले से। मैंने उसको कभी भी अपनी सौतेली माँ ना समझा था। इसने सौतेलापन दिखा दिया। आखिर उसने अपने लाडले से तेरा रिश्ता कर दिया। अब इसके अंदर का वैशी इंसान पूरी तरह बाहर आ गया था और नाजुक सी बानो भी अपने नामोस पर निसार होने को नाजुक ना रही थी। वो पूरी कुव्वत से मुद्दे मुकाबिल आ चुकी थी। इसको शिद्दत से चीखते और लड़ते भिड़ते देख वो और ज्यादा गुस्से में आ गया। जोश गजब से दीवाना हो गया। एक कमजोर लड़की हार मानने के बजाय उसको ललकार रही थी। इसने चाकू से वार पर वार शुरू कर दिए और वो खून में नहा गई। वो भागती हुई अपने कमरे से राहदारी में आ गई और जान बचाने को रास्ता तलाश करने लगी मगर आगे कोई रास्ता ना था। अपनी जान बचाने से ज्यादा उसको इज्जत बचाने की फिक्र हो गई। इज्जत तो बच गई मगर जान ना बचा सकी। जब पुलिस ने जान बानो की रेजा रेजा हस्ती को तहवील में लिया जिसके लहू में डूबे जिस्म पर चाकू के 22 वार लगे थे, पुलिस के आने तक तारिक नहा धो कपड़े बदलकर घर से निकल चुका था। घर को ताला लगाकर वो रेलवे स्टेशन चला गया। बाद में इसने पुलिस को बयान दिया कि स्टेशन चला तो गया मगर नहीं जानता था कहाँ जा रहा हूँ। दिमाग में तेज़ आंधी सी चलने लगी। मुझको एहसास हुआ कि ये मैंने गलत कर दिया है। इस मासूम लड़की का क्या कसूर था जिसको तकदीर ने मेरी नहीं बल्कि मेरे भाई की दुल्हन बना दिया था। मैं टिकट घर की खिड़की से हट गया, थाने चला आया और ख़ुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया क्योंकि मेरी दिमागी हालत तेज़ी से बदलती जा रही थी। जान बचाने की फ़िक्र पर पछतावा गालिब आता जाता था। अगर मैं गिरफ्तारी ना भी देता फिर भी कभी ना कभी तो ज़रूर पकड़ा जाता। इतना अरसा लंबी अजियत सहना पड़ती मुझे।
अयान 17 साल बाद मुझको अचानक एक मेडिकल स्टोर पर मिल गया। इन दिनों मुझे बेवा हुए बरस गुजर चुका था। इसने मुझको एक रेस्टोरेंट में थोड़ी देर साथ बैठकर चाय पीने की ऑफ़र की, जो मैंने कबूल कर ली क्योंकि वो बहुत वीरान और खस्ता हाल लग रहा था और मैं जानना चाहती थी कि इसका ऐसा अहवाल क्यों है। तब इसने जान बानो की शादी से मौत तक का अहवाल कह सुनाया। मुझसे बातें करके रो रहा था। मेरे बचपन का साथी अब मुझको अपने दुख सुख का साथी ही जानकर दिल का गम सुना रहा था और मैं दम बखुद सुन रही थी। जान बानो वाकई हमारी जान थी और मुझको अपनी औलाद की तरह अजीज थी। अपनी इन्हीं यतीम भतीजियों की खातिर तो मैंने तुमको इतना गम दे दिया। तुमसे शादी नहीं की, अपनी खुशियों से भी मुंह मोड़ा। इन बच्चियों को बाप के प्यार की कमी महसूस ना होने दी, मगर जान की मौत का गम भूलता ही नहीं है। तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की, जबकि तुम्हारी भाभी और भाई की बेटियां अब तो अपने घरों की हो चुकी हैं। भाभी बानो बीबी ने दूसरी बार मेरी शादी की बात किसी घराने में तय करा दी थी, मगर मैंने इरादा तर्क कर दिया क्योंकि मेरी भतीजी के कातिल को सजाए मौत ना हो सकी थी। वो बाद में अपने इकबाली बयान से भी मुनहरिफ हो गया था। खालिद ने भी अपने भाई को फांसी के फंदे से बचाने के लिए काफ़ी कोशिश की, मगर वो सजाए उम्र कैद का मुस्तहक करार पाया। 14 तवील बरस मैंने अंगारों पर लौटकर गुजार दिए। मैं चारपाई पर ना सोया, नए कपड़े कभी ना पहने, कभी पूरा खाना भी ना खाया, किसी खुशी में कभी शिरकत नहीं की, कभी ईद ना मनाई, सिर्फ इसलिए कि कातिल बाहर आए तो इसको जिंदा पाऊं और फिर अपने हाथों से जहन्नुम वासिल करूं। भाभी बानो बीबी से भी कहता था कि मैं जिंदा इसीलिए हूं कि जान बानो के कातिल को इंतकाम की आग से बुझा दूं, जो दिन रात मेरे वजूद को जलाती रहती है। मैंने इसी सबब अब तक शादी भी न की। बिलाखिर ये मुद्दत इंतज़ार तमाम हुई। वो दिन आ गया है जब तारिक सलाखों से बाहर आ रहा है। इसकी सज़ा का अरसा पूरा हो चुका था और मैं इसके घर के बाहर इसकी आमद का इंतज़ार कर रहा था। अब मैं इसको मज़ीद सांसों की मोहलत ना दे सकता था, मगर खुदा को ये मंजूर ना था कि मैं अपनी बेगुनाह भतीजी के खून का बदला अपने हाथों से ले सकूं और कातिल बनूं। वो घर आया तो मगर अफसोस जिंदा नहीं, मौत की चादर में मुंह छुपाकर। वो पेशावर से आगे कहीं अपने आबाई इलाके को निकल रहा था कि हाईवे पर इसकी सवारी हादसे का शिकार हो गई और वो मौके पर ही हलाक हो गया। कुदरत के खेल भी निराले होते हैं। 14 साल की सजाए उम्र पूरी कर लेने के बाद भी उसको माफ़ी ना मिली थी और वह जिंदा अपने घर के दरवाजे के अंदर कदम ना रख सका। मौत ने तो यूं भी इसको इसके घर तक आने की मोहलत ना देनी थी। मैं नाहक बदले की आग में खुद को जलाता रहा, हर खुशी को हराम कर लिया था खुद पर, जबकि कुदरत ने खुद इससे बदला लेना था। ये मेरी खाम ख्याली थी कि कानून को हाथ में लेना चाहता था। अब सोचता हूँ बेशक इंसान फ़ानी है, मगर मैंने अपनी ज़िंदगी को फ़ना करके क्या पाया। ये कहकर अयान ने आंसू पोंछे। इसके बाल सफ़ेद थे और वो अपनी उम्र से ज़्यादा बूढ़ा नज़र आ रहा था। इसने अपना दुख मेरी गमगुसारी के कासे में डाला और चला गया। इसके बाद वो मुझको कभी नहीं मिला। उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। थैंक यू।